Hello student, today we are going to continue our chapter number 3 of science and that is genetics and this is video number 3। तो देखिएगा आगे चलें उससे पहले एक क्विक रिव्यू हो जाए कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। तो देखिएगा अभी तक हमने इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा, उसके बाद हेरिडिटी और जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा। तो जिन बच्चों ने इन चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ा है वो मेरे पहले के वीडियोस में जा करके देख सकता है। इसके बाद हमने ग्रेगोर जॉन मेंडल के बारे में डिटेल में स्टडी की जिसमें हमने उनके जीवन के कुछ पहलुओं को छुआ। फिर हमने रीज़न बिहाइंड द सक्सेस ऑफ मेंडल समझने की कोशिश की, यानी कि मेंडल क्यों सफल रहे अपने परीक्षणों में और क्यों वो अपना लॉ दे पाए, इसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि रीज़न बिहाइंड द सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, कि उन्होंने पी प्लांट को यानी मटर के पौधे को ही अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों चुना। देन हमने पढ़ा रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म की, यानी कि मेंडल ने जो अपने लॉज वगैरह बताए कुछ समय के लिए लोगों से छुपे रह गए थे, लेकिन बाद में उसको रीडिस्कवर किया गया और लोगों तक पहुंचाया गया और उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। उसके बाद हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी जेनेटिक्स के रिगार्डिंग जिनको सीखे बिना आप ये जो चैप्टर है समझ नहीं पाएंगे। तो देखिएगा आगे चलते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या मेंडलिज्म के बारे में। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कह लो या फिर मेंडलिज्म कह लो, बात एक ही है। क्वेश्चन घुमा फिरा करके ले दे करके आपको किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, आंसर इसका वही है जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट मेंडल proposed 3 laws of inheritance which is known as Mendel's law of inheritance। तो देखिएगा जो भी एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किए थे पी प्लांट के ऊपर और उसके आधार पे जो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस देखे, जो चीज़ें उन्होंने पाई, उनको 3 लॉस के अंतर्गत उन्होंने स्पष्ट किया, जिसे हम आज की डेट में मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। तो वो 3 लॉज हैं आपकी, लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गमेट्स भी कहा जाता है। तो हम रीज़न जानेंगे कि इनको लॉ ऑफ डोमिनेंस क्यों कहा जाता है या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है तो उसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्यों कहा जाता है या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गमेट्स क्यों कहा जाता है। तीसरा और आखिरी जो आपका लॉ है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये 3 लॉज हैं, बहुत इजी हैं, समझने की बात है। अगर आप इसको टर्मिनोलॉजीज वगैरह आपको याद हैं तो आपको इन लॉज को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की। तो देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस के केस में आपको 2 पौधे चाहिए होंगे, एक मेल और फीमेल, और दोनों ही होमोजाइगस चाहिए होंगे। तो देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपसे कि इस चैप्टर को अगर आपको समझना है तो आपको सारे टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो अच्छे से पता होने चाहिए। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो एक मेल और एक फीमेल पौधे लिया है, ठीक है, जिसमें एक के जो अलील्स हैं उनको कैपिटल टी से दिखाया गया है और दूसरे के स्मॉल टी से दिखाया गया है। तो कैपिटल टी रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को, वहीं पे स्मॉल टी जो है यानी कि जो स्मॉल लेटर होता है मोटे तौर पे कहा जाए तो वो रिसाइसिव फीचर को या रिसाइसिव ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमने 2 पौधे दिखाए हैं, एक लंबा पौधा है जो कि पूरी तरीके से प्योर है, होमोजाइगस है, वहीं पे दूसरा ड्वार्फ प्लांट है जो कि वह भी आपका होमोजाइगस है। तो होमोजाइगस प्लांट्स हैं दोनों ही, ठीक है, जिनके बीच में क्रॉस कराया जाना है। तो देखिए दोनों के अलील सेम है, इसी वजह से वो होमोजाइगस है, यानी कि इनके जीन्स में अलील्स सेम होंगे, ठीक। तो अब क्या होता है कि इन दोनों को क्रॉस कराया जाता है, यानी कि एक बौने पौधे को एक लंबे पौधे के साथ क्रॉस कराया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो संतान पैदा हो रही है वो आपकी इस तरह की हो रही है, जिसके अंदर एक अलील अपने माता या पिता में से और एक, अब अगर जैसे ये पिता है तो पिता से उसे एक अलील ये मिला, और अगर ये माता है तो माता से एक अलील उसको ये मिला। तो जो संतान है, ऑफस्प्रिंग है, उसके अंदर दोनों ही माता और पिता दोनों के अलील्स मौजूद हैं, ठीक। तो अगर हम देखें तो अब ये जो है पौधा, जो नया पौधा पैदा हुआ है उसमें
डोमिनेंट फीचर वाले अलील मौजूद हैं और रिसेसिव फीचर वाला अलील भी मौजूद है। तो देखिएगा ऐसा कोई भी जीन्स जिसके अंदर दो अलग अलग अलील मौजूद होते हैं, डिसिमिलर आपके अलील्स मौजूद होते हैं, उस तरह के पौधे को हेटेरोजाइगस कहते हैं, या इस तरह के जीन्स को हेटेरोजाइगस जीन कहते हैं। तो देखिएगा यानी कि जो भी संतान पैदा हुई है वो लंबी तो होगी, क्योंकि डोमिनेंट फीचर ही F1 जनरेशन में दिखाई पढ़ते हैं। हालांकि बौनेपन के गुण भी इसमें मौजूद हैं, लेकिन जो संतान है उसमें सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट यानी कि डोमिनेंट लक्षण ही दिखाई देते हैं। यानी कि लंबा जरूर होगा पौधा, लेकिन वो कैसा होगा, हेटेरोजाइगस होगा, यानी कि हाइब्रिड होगा। तो F1 जनरेशन यानी पहली पीढ़ी में जितनी भी संतानें पैदा होंगी सारी की सारी आपकी लंबी होंगी, लेकिन वो हेटेरोजाइगस होंगी, ना कि होमोजाइगस। ठीक है, तो माता पिता होमोजाइगस थे, लेकिन जो संतान है वो मिक्स्ड प्रजाति का है, यानी कि हेटेरोजाइगस है, जिसके अंदर दोनों अलील्स अलग अलग मौजूद हैं। तो देखिएगा ये पता कैसे लगेगा कि एक्चुअल में जो मेल और फीमेल के क्रॉस से इसी तरह के पौधे पैदा होंगे। तो देखिएगा उसके लिए एक जुगाड़ है जिसे हम कहते हैं पनेट स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे कि आपके इसको हमने मेल मान लिया और इसको फीमेल मान लिया, तो इसके जो दो अलील्स हैं ये यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए, इसके जो दो अलील्स हैं वो ये रिप्रेजेंट हमने कर दिए। ठीक है, अब हम पनेट स्क्वायर बनाएंगे। तो पनेट स्क्वायर के हिसाब से क्या होगा कि देखिएगा जब गमेट फॉर्मेशन होता है यानी कि संतान उत्पत्ति की बात होती है, तो ये दोनों अलील्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ये दोनों भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब अलील अलग होकर के ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि ये वाला जो आपका अलील है वो या तो इसके साथ जुड़ जाए, या फिर हो सकता है कि ये इसके साथ जुड़ जाए। तो उसी चीज़ को दिखाया गया है कि ये वाला जो अलील है हो सकता है इसके साथ जुड़ करके इस तरह का अलील बनाए, या फिर हो सकता है इसके साथ जुड़ करके ऐसा अलील बनाए। यानी कि जो अलील के सेट हैं वो इसी तरीके से सेट होंगे, यानी कि मेल का एक अलील फीमेल के एक अलील से जुड़ करके जो भ्रूण है जायगोट है उसमें पहुंचेगा। ऐसे ही बाई चांस मान लो ये वाला ना पहुंच करके संतान में ये वाला पहुंचता है, तो इसकी भी संभावना सेम वही है, या तो वो इस अलील के साथ जुड़ेगा या फिर वो इस वाले अलील के साथ जुड़ेगा। तो देखिएगा उस केस में भी क्या होगा, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला और कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला ही संतान पैदा हो रहा है। यानी कि अलील्स जो हैं हर केस में किसी भी अलील को डिवाइड होकर के दूसरे के साथ जुड़ने के टाइम सेम कंडीशंस का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि आपका डोमिनेंट कैरेक्टर वाला अलील रिसेसिव कैरेक्टर वाले अलील के साथ जुड़ता है F1 जनरेशन की सभी संतानों में, और सभी संतानों में सेम जीन्स देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आई होगी ये बात। तो अब हम बात करें ये हुआ क्या, तो इस बारे में अगर देखें मोटे मोटे तौर पे, तो जितनी भी संतानें पैदा हुई होंगी ये सारी की सारी कैसी होंगी, हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट होगी। यानी 100% जितने भी पेड़ हुए हैं वो जो संतान के रूप में पैदा होंगी वो सारी लंबी पैदा होंगी, अगर माता पिता दोनों होमोजाइगस टॉल और ड्वार्फ दोनों प्लांट्स मौजूद हों तो। ठीक, तो आगे बात करें, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, की इस लॉ के अंतर्गत हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये भी मैंने आपको टर्मिनोलॉजी में बताया था कि यानी ऐसा क्रॉस जिसमें हम किसी एक गुण को ध्यान में रखते हुए स्टडी करते हैं। तो यहाँ केवल हम लंबाई के बारे में बात करते हुए स्टडी कर रहे हैं, हम नहीं देख रहे कि फली का रंग कैसा है, फूल का रंग कैसा है, पेड़ के अंदर जो फलियां लग रही हैं वो कैसी लग रही हैं, उसके अंदर जो मटर पैदा हो रहे हैं वो किस रंग का हो रहा है, फूल का रंग क्या है, इस तरह की चीज़ों को ना देख करके केवल लंबाई के ऊपर ध्यान दे करके हम स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। तो देखिएगा आपके मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दोनों ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे आधारित हैं। आगे पढ़ें तो when homozygous male tall plant is crossed with homozygous female dwarf plant, the offspring produced in F1 generation are all heterozygous tall plant। तो कह रहा है कि यदि होमोजाइगस टॉल प्लांट जो कि मेल है और होमोजाइगस जो ड्वार्फ प्लांट है जो कि फीमेल है, इन दोनों का क्रॉस कराया जाए तो जितनी भी संतानें पैदा होंगी सब की सब हेट्रोजाइगस होंगी, यानी इनके अलग अलग अलील वाले पैदा होंगे।
F1 जनरेशन में, और ये सारे के सारे टॉल प्लांट होंगे, लंबे प्लांट होंगे, यानी कि पिता के लक्षण दिखाई दे रहे हैं सभी संतानों में। यानी कोई भी बच्चा पौधा जो है, जो पौधा है या पौधे का बच्चा है, जो भी है, ठीक है, वो बोना नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, यही चीज़ अगर टॉल प्लांट अगर फीमेल होती और ड्वार्फ प्लांट अगर आपका मेल होता तो भी सेम इसी तरह का ही आपको संतान देखने को मिलती, जो हेट्रोजाइगस होती और सारी की सारी टॉल होती। यानी कि माता या पिता का होने का फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है उनके अंदर मौजूद ट्रेड्स कि डोमिनेंट किसके हैं। तो जिसके डोमिनेंट ट्रेट होंगे वही F1 जनरेशन में देखने को मिलेगा, और यही ये लॉ कहता है। तो दैट मीन्स ओनली डोमिनेंट ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन। यानी कि इससे साफ दिख रहा है कि केवल और केवल जो डोमिनेंट फीचर वाले माता या पिता हैं उन्हीं के फीचर्स जो हैं F1 जनरेशन में देखने को मिलती हैं। हालांकि दूसरे के भी अलील्स संतान के शरीर के अंदर मौजूद होती है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती, तभी तो वो रिसाइसिव कहलाती है। ठीक, तो डोमिनेंट फीचर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती हैं F1 जनरेशन में, और आपके रिसाइसिव फीचर्स जो होते हैं F1 जनरेशन में अपने आप को शो नहीं कर पाती हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाती। तो आपका ये वही पोर्शन है जो अभी हमने दिखाया था, उसको डिटेल में पढ़ने के लिए मैंने दोबारा से ले लिया है। तो देखिएगा फिनोटाइप, फिनोटाइप में क्या होता है, हमें आकार दिखाई देता है, प्रकार दिखाई देता है, कि यानी जो हमें आसानी से पहचान में आ जाए आंखों से। तो सभी पौधे जो हैं लंबे हैं, तो सब के सब 100% कैसे हैं, टॉल प्लांट्स हैं। जीनोटाइप यानी कि जीन्स में डिफरेंस है क्या, देखेंगे भाई सारे जो पौधे हैं, चाहे 100 पौधे होंगे तो 100 के 100 जो संतान पौधे होंगे वो सेम हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट होंगे, तो उनमें जीन्स का डिफरेंस नहीं होगा। तो ऑल ऑफस्प्रिंग प्लांट कंसिस्ट ऑफ सेम जीन्स, 100% हाइब्रिड प्लांट, और ये 100 क्या होंगे, हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड प्लांट्स कहलाएंगे, यानी संकर प्रजाति के पौधे कहलाएंगे। आई होप आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि ये लॉ क्या है। So only dominant traits of either of parent is expressed in offspring in first generation, while recessive trait remain hidden in the offspring, unable to express itself. तो देखिएगा इस स्टडी के बाद, एक्सपेरिमेंट के बाद हमें ये पता लगता है कि F1 जनरेशन में केवल और केवल बच्चों में डोमिनेंट पेरेंट्स के लक्षण ही दिखाई देते हैं। यानी कि जिस माता या पिता के अंदर डोमिनेंट लक्षण होंगे, डोमिनेंट फीचर होंगे, वही फीचर्स F1 जनरेशन में ट्रांसफ़र होंगे और परिलक्षित भी होंगे। वहीं पे जो आपका रिसाइसिव ट्रेट है, यानी कि ऐसे ट्रेट, ऐसी खासियतें जो बच्चे में नहीं दिखाई दे रही हैं, दे रिमेन हिडन इन द ऑफस्प्रिंग, वो बच्चे के अंदर छुपी रहती हैं, यानी स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक बच्चा एक ही बार में एक तरफ से लंबा हो और दूसरी तरफ से बौना हो जाए, ठीक, एक आंख नीली हो जाए, एक काली हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। तो केवल डोमिनेंट फीचर ही F1 जनरेशन में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे जो रिसाइसिव फीचर्स हैं या ट्रेड्स हैं वो बच्चे के अंदर हिडन रहती हैं, छुपी रहती हैं, और वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस, और इसी को हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। तो देखिएगा ये आपका बहुत सिंपल सा लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें दो होमोजाइगस पौधे लिए जाते हैं, एक डोमिनेंट फीचर वाला और एक रिसाइसिव फीचर वाला। जब इनको क्रॉस कराया जाता है तो दोनों के ही अलील्स जो हैं पास होते हैं गमेट फॉर्मेशन के दौरान, और जो नए पौधे बनते हैं उनके अंदर ये वाले जीन्स देखने को मिलते हैं, जिसमें एक डोमिनेंट फीचर वाला पेरेंट का मिला और एक रिसाइसिव पेरेंट का मिला, और परिणाम स्वरूप जो संतानें हैं वो डोमिनेंट फीचर को एक्सप्रेस करेंगी और रिसाइसिव फीचर को छुपा लेंगी, यानी उनमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन छुपी जरूर रहेंगी, गौण रहेंगी वो। ठीक है, तो इस तरह के जो पौधे होते हैं या जीव जंतु होते हैं वो हेट्रोजाइगस कैरेक्टर वाले होते हैं, यानी कि जिनमें माता पिता के दोनों की मिली जुली गुण मौजूद होते हैं, हाइब्रिड कहलाते हैं, और डोमिनेंट फीचर को ही एक्सप्रेस करते हैं। ठीक, तो ये था आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, और मेरे को उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेम वही जो आपने अभी लॉ ऑफ डोमिनेंस के केस में लिया था, यानी एक्सपेरिमेंट के दौरान हम सेम वही काम करेंगे
जो कि अभी हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस के केस में किया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डोमिनेंट कैरेक्टर वाला और एक ये रिसेसिव कैरेक्टर वाला पौधा मौजूद है। ठीक है, तो दोनों ही होमोजाइगस प्लांट्स हैं, लेकिन एक टॉल है और एक डॉर्फ है, यानी कि एक डोमिनेंट फीचर वाला है और एक रिसेसिव फीचर वाला है। अब इनको क्रॉस कराया जाएगा तो अपन को पता है हाइब्रिड पौधा पैदा होगा, यानी हेट्रोजाइगस पौधा पैदा होगा और सारे के सारे लंबे होंगे। तो ये यहाँ तक की जो कहानी है लॉ ऑफ डोमिनेंस के समान है। कहानी जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की आगे जा करके बढ़ती है, यानी कि F1 जनरेशन को सेल्फ पोलिनेशन की करने दिया जाता है, यानी इनको इनको आपस में ही क्रॉस करने दिया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है सभी पौधों में जीन्स ऐसे होंगे। तो ऐसे में इस तरह के जो आपके अलील्स होंगे उनको 4 कैटेगरीज में सेट किया जा सकता है। स्वाभाविक सी बात है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि और गमेट फॉर्मेशन के दौरान ये जो टी है किसी दूसरे पौधे के कैपिटल पी से जाके जुड़ सकता है या फिर किसी और पौधे के स्मॉल टी वाले अलील से जाकर के जुड़ सकता है, यानी कि संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो उस संभावना के आधार पे 4 पॉसिबिलिटीज हैं जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिएगा ये सारी चीज़ें हम पनेट स्क्वायर की मदद से आसानी से पता लगा सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा होता है। तो देखिएगा यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेगा, जैसे कि मैंने कहा ये वाला इससे जुड़ा तो ये वाला बन जाएगा। ठीक, ये वाला इससे जाके स्मॉल टी से जुड़ा तो ये वाला बन जाएगा। सिमिलरली ये वाला जो आपका अलील है ये भी तो अलग होगा, ये भी किसी दूसरे पौधे के अलील से जाके जुड़ेगा, तो हो सकता है वो कैपिटल टी से जुड़े या स्मॉल टी से जुड़े। तो ऐसे में ये 4 संभावनाएं हैं अलील्स के आपस में अरेंज होने की गमेट फॉर्मेशन के दौरान। तो अब इसको और ज़्यादा बेहतर समझने के लिए फिर से हम पनेट स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि दोनों पौधे जो हैं वो कैसे हैं, हाइब्रिड हैं या हेट्रोजाइगस पौधे हैं, यानी कि दोनों के अलील्स अलग अलग तरह के हैं। तो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगे, यानी कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी तो ये दोनों अलील्स एक दूसरे से अलग होंगे। अलग होने के केस में ये इसके साथ कॉम्बिनेशन में आ सकता है या ये इसके साथ कॉम्बिनेशन में आ सकता है। तो इसको और डिटेल में समझने के लिए हम देखते हैं। तो देखिएगा, तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो संभावना ये है कि संतान इस तरह की हो। बाई चांस मान लो मेल का जो ये वाला अलील है इससे ना मिल करके इससे मिले फीमेल के, तो ऐसे में ऐसी संतान पैदा हो सकती है। अब मान लो मेल का ये वाला अलील अलग होकर के इससे जुड़ जाए फीमेल के, तो इस तरह की संतान पैदा हो सकती है। और ये भी पॉसिबल है कि मेल का ये वाला अलील फीमेल के इस वाले अलील से जुड़े तो इस तरह की संतान भी पैदा हो सकती है, यानी कि 4 अलग अलग तरह के जो पौधे हैं वो पैदा हो सकते हैं। यहाँ ये संभावनाएं पता लगती हैं आपके पनेट स्क्वायर से। तो पनेट स्क्वायर का बेनिफिट यही मिलता है कि इनसे हमें कॉम्बिनेशंस का पता लग जाता है कि किस किस तरीके से जो जीन्स हैं एक दूसरे के साथ अरेंज हो सकते हैं, अलील्स जो हैं एक दूसरे के साथ अरेंज हो सकते हैं और अलग अलग कैटेगरी के जीवों को पैदा कर सकते हैं। तो देखिएगा मोटे तौर पे देखा जाए तो मान लो अगर 100 पौधे पैदा हुए हैं तो 100 में से 25 होमोजाइगस होंगे, यानी कि देखो अलील सेम है, और 25% ये होमोजाइगस प्लांट होंगे लेकिन लंबे होंगे। यहाँ पे देखा जाए तो 25% ये होगा। तो ये 25% कैसे हैं, दोनों अलील सेम हैं तो होमोजाइगस है लेकिन ड्वार्फ प्लांट पैदा होंगे। ये होमोजाइगस है लेकिन टॉल प्लांट होंगे, यानी कि लंबे होंगे, ये बोने होंगे। जबकि इन दोनों को देखा जाए तो ये हेट्रोजाइगस प्लांट्स हैं, यानी कि इनके अंदर दोनों अलील्स अलग अलग तरह के हैं। तो यानी हेट्रोजाइगस प्लांट्स होंगे 25 + 25 आपके 50। ठीक है, यानी 25% होमोजाइगस टॉल, 50% हेट्रोजाइगस टॉल और 25% होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट। तो देखिएगा इस चीज को हम फिनोटाइप और जीनोटाइप में एक्सप्रेस करना चाहें तो अगर देखें हम फिनोटाइप में क्या होता है, हमें दिखाई पड़ती है, साफ साफ अंतर देखने को मिलता है, यानी कि आकार में जो डिफरेंस है या कलर में जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। तो 2 तरह के पौधे हैं, ये देखो ये तीनों ही तरह के पौधे कैसे हैं, लंबे लंबे हैं, ये अकेला बोना पौधा है। तो इनका रेशियो कैसा आएगा आपका 3:1 आएगा। तो वैसे भी अगर आप देख लें 100 पौधे हुए हैं तो 100 में से 75 क्या हो गए, लंबे हो गए, और 25 क्या हो जाएंगे आपके छोटे हो जाएंगे।
तो बोने हो जाएंगे। तो 25 और 75 25 के टेबल में आता है, तो 25 को अगर 75 से डिवाइड करते हो तो 3 आता है। ऐसे ही आप 25 को 25 से डिवाइड करते हो तो 1 आता है। यानी कि आप ले दे के घुमा फिरा करके आपका रेशियो यही आने वाला है संतान पैदा होने की पॉसिबिलिटी में। तो फिनोटाइप यानी कि 4 में से 3 बच्चे लंबे और 1 बच्चा बोना होगा, मोटे तौर पे कहने की बात यह है। लेकिन जीनोटाइप में क्या होगा, जेनेटिक डिफरेंस है, तो जेनेटिक डिफरेंस के हिसाब से इसके अलील इससे अलग हैं, लेकिन इन दोनों के सेम हैं, इसका अलील इन तीनों से ही अलग है। ठीक, यानी 3 अलग अलग तरह के जीन्स दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये, 2 ये और एक ये। तो जीनोटाइप में क्या होगा, आपके 3 तरह के जीन्स देखने को मिलेंगे। एक आपका होमोजाइगस टॉल, दूसरा होमोजाइगस ड्वार्फ और तीसरा आपका हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट। यानी ये हाइब्रिड है और ये शुद्ध प्रजाति के लंबे और बौने पौधे हैं, जबकि ये संकर प्रजाति का अशुद्ध पौधा है, या फिर यूं कह सकते हो कि संकर प्रजाति का पौधा है जिसके अंदर माता पिता दोनों के अलग अलग अलील्स मौजूद हैं। तो इनका रेशियो भी अगर अपन देखें तो वही 25 के हिसाब से भी देखो, तो ये 25 होगा, ये 25 होगा और ये 50 होगा। और इस सारे के सारे 25 से कटेंगे तो 25 को 1 से 25 को 25 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, 50 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, और फिर 25 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि रेशियो आपका लिटरली घूम फिर करके 1:2:1 ही आएगा। ये आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। तो अब ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्यों कहा जाता है, जैसे कि मैंने कहा कि अलील्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, यानी कि सेपरेट हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे भी सेपरेट हो रहे हैं। ठीक, तो सेपरेट हो रहे हैं यानी कि ये इससे अलग हो गया, ये इससे अलग हो गया, तो इस वजह से इसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो दिस लॉ इज ऑल्सो बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो देखिए, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस जो था आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर आधारित था, सेम ऐसे ही ये वाला जो आपका लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे आधारित है। यानी कि सिर्फ एक कैरेक्टर के बारे में स्टडी करते हुए चलते हैं। लंबाई के बारे में बात करें तो सिर्फ लंबाई के बारे में ही बात करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि फूल का कलर कैसा है, दूसरी चीजें कैसी है। F1 generation produced by monohybrid cross of both tall and dwarf homozygous plants। तो हम कह रहे हैं कि इसमें कहा जा रहा है कि आपका होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट और होमोजाइगस टॉल प्लांट को जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में जितने भी पौधा पैदा होता है वो आपका हाइब्रिड होता है। ठीक, उसके बाद F1 generation is allowed to self-pollinate, and as a result in F2 generation both tall and dwarf plants are produced as offspring। और हम यदि F1 जनरेशन को स्वयं ही पॉलिनेट करने दें, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन करने दें, यानी किसी और पौधे के साथ उनको ब्रीड ना करा करके स्वयं ही आपस में ब्रीड करने दें, तो एज ए रिजल्ट F2 जनरेशन में आप देखेंगे कि आपको लंबे पौधे भी देखने को मिलेंगे और बौने पौधे भी देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स फिनोटाइप इज टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट। रेशियो ऑफ टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट की कह रहा है कि फिनोटाइप जो है 2 तरह के होंगे, एक लंबे पौधे और दूसरा बौना पौधा, जो कि हमें साफ तौर पे दिखाई दे। और रेशियो ऑफ टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स आर 3:1। तो फिनोटाइप रेशियो 3:1 रहेगा, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है और लिखना भी पड़ेगा। इन द मीन टाइम वी सी जीनोटाइप ऑफ प्लांट आर ऑफ 3 टाइप्स। वहीं पे जीनोटाइप जो है 3 अलग अलग तरह के हैं। ठीक है, यानी कि एक तो आपका प्योर प्रजाति का होमोजाइगस लंबा पौधा है, दूसरा होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट है, वहीं पे तीसरी तरह का जो पौधा है वो हाइब्रिड प्लांट है। ठीक है, तो इनका रेशियो देखेंगे तो वो 1:2:1 होगा। तो both dominant and recessive trait are capable to express themselves in offspring of F2 जनरेशन। तो देखिए, जहां F1 जनरेशन में केवल और केवल डोमिनेंट फीचर वाले पौधे ही पैदा हुए, आपके F2 जनरेशन में सेल्फ पोलिनेशन कराने की वजह से जो है आपके डोमिनेंट फीचर वाले पौधे भी पैदा हुए और रिसाइसिव ट्रेट वाले पौधे भी पैदा हुए। यानी कि जो रिसाइसिव ट्रेट है अपने आप को उजागर करने में सफल रहा F2 जनरेशन में। That means in F1 generation both the alleles separate from each other during gamete formation, hence this law is called law of segregation। तो इसका मतलब ये है कि जब F1 जनरेशन ने क्या किया होगा, रिप्रोडक्शन किया होगा, तो रिप्रोडक्शन के दौरान जो अलील्स हैं
एक दूसरे से सब अलग हुए थे और अलग हुए और दूसरे गैमेट फॉर्मेशन में वो काम आए, जिसकी वजह से इसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। तो सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? सेपरेट होना होता है। आपके एलील्स जो कि बोनेपन के लिए जिम्मेदार होंगे वो मिलेंगे तभी तो बोने पैदा जो है वो पैदा होगा। तो यानी कहने की बात यह है कि F1 जनरेशन में एलील्स एक दूसरे से सेपरेट हुए जब गैमेट फॉर्मेशन हुआ, जिसकी वजह से जो बोने पौधे हैं, रिसाइसिव कैरेक्टर वाले जो पौधे हैं, अपने आप को उजागर कर पाए, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू अलील्स फॉर ईच ट्रेट इन F2 जनरेशन, दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। अब देखिएगा, अब इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो दोनों ही तरह के अलील्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि एक तो जो टॉल पौधा है वो आपको होमोजाइगस देखने को मिला, ऐसे बोना पौधा है वो भी होमोजाइगस देखने को मिला। यानी कहने की बात यह है कि जो दो अलील्स हैं, एक लंबाई के लिए एक बोनेपन के लिए, एक दूसरे के साथ रहते हुए भी एक दूसरे को पोल्यूट नहीं करते हैं, शुद्धता अपनी बनाए रखते हैं। इस वजह से हम इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं कि लंबाई का प्रभाव बोनेपन पे नहीं पड़ा और बोनेपन का जो प्रभाव है वो लंबाई के अलील पे नहीं पड़ा। और इसी वजह से होमोजाइगस टॉल प्लांट भी देखने को मिले और ड्वार्फ प्लांट भी हमें देखने को मिले, वो भी शुद्ध प्रजाति के। इसीलिए हम इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट F1 जनरेशन इज हाइब्रिड एंड हेट्रोजाइगस। की हम दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो आपका F1 जनरेशन में जो भी पौधे हुए वो सब हेट्रोजाइगस हुए थे। ये हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में भी पढ़ लिया था। इन स्पाइट ऑफ दीज बोथ द अलील्स डू नॉट पोल्यूट ईच अदर। तो हालांकि हेट्रोजाइगस पौधे हैं, दोनों अलील्स एक दूसरे के साथ हैं, एक लंबाई के लिए एक बोनेपन के लिए है, ये साथ साथ होते हुए भी एक दूसरे को पोल्यूट नहीं करते, एक दूसरे को प्रदूषित नहीं करते हैं, कंटामिनेट नहीं करते हैं, एंड रिमेन प्योर और शुद्ध बने रहते हैं। एंड सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, और जब गैमेट बनता है, जब युग्मक बनते हैं, तो उस केस में ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं एंड गेट चांस टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, और उन्हें नए पौधे तैयार करने का मौका मिलता है, यानी बच्चे संतान उत्पत्ति का मौका मिलता है। विद बोथ डोमिनेंट एंड रिसाइसिव ट्रेट, जिसके अंतर्गत आपको बच्चों के अंदर डोमिनेंट ट्रेट भी देखने को मिलते हैं और रिसाइसिव ट्रेट भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि लंबे पौधे भी हैं और बौने पौधे भी इस केस में आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो दोनों अलील्स हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, अपनी शुद्धता बनाए रखते हैं, इसीलिए लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहा जाता है। और गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इसीलिए ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी इसे कहा जाता था। और यही सब कुछ है आपके लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, ये लॉ इतना ही है। Thus, recessive trait is able to express itself in F2 generation when there is suitable condition। यानी कि अगर suitable condition मिले तो रिसाइसिव ट्रेट भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। तो देखिए, सेल्फ पोलिनेशन हुआ, इस वजह से ही रिसाइसिव ट्रेट जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया, अदरवाइज नहीं कर पाता, यानी कंडीशंस अप्लाइड होनी ज़रूरी हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ प्रेस नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो, ताकि आपको मेरे वीडियोस लगातार मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।